प्रवेश कराया जाता है तो वह अपरिवर्तित रहता है, अर्थात इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इस कारण से शरीर इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि शरीर इसे एक आक्रामक बाह्य तत्व के रूप में देखता है। इससे उन्हें पता चला कि कुछ महत्वपूर्ण गुणों के कारण संश्लेषित एमआरएनए स्तनधारी कोशिकाओं से प्राप्त एमआरएनए से अलग होते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेताओं की खोज का महत्व। समझ। कारिको और वीसमैन को पता था कि स्तनधारी कोशिकाओं से प्राप्त आरएनए में न्यूक्लियोसाइड के बेस अक्सर रासायनिक रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। परिकल्पना। उन्होंने परिकल्पना की कि परिवर्तित होने वाले क्षार की प्रयोगशाला में निर्मित इन विट्रो में अनुपस्थिति इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की व्याख्या कर सकती है। परीक्षण के दौरान उन्होंने क्षार में विशिष्ट रासायनिक परिवर्तन के साथ एमआरएनए के कई वेरिएंट तैयार किए। इन सभी एमआरएनए को उन्होंने एक करके डेंड्रिटिक कोशिकाओं तक डिलीवर किया। परिणाम। इन परीक्षणों से प्राप्त परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि जब एमआरएनए क्षारों में परिवर्तन किया गया तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन लगभग समाप्त हो गया। खोज का विभिन्न क्षेत्र में उपयोग। इसका उपयोग तेजी से वैक्सीन बनाने और व्यापक उपयोग के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए फाइजर, बायोनटेक और मॉडर्ना द्वारा विकसित एमआरएनए टीके। बेस मॉडिफाइड इन विट्रो ट्रांसक्रिप्टेड यानी एमआरएनए, बेस मॉडिफाइड एमआरएनए, ये यूरिडीन हो गया और ये स्यूडोरिडाइन हो गया। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, और ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस 0 मतलब नहीं। भारत में कोविड से संबंधित प्रमुख वैक्सीन जीकोव डी, यह दुनिया की पहली और भारत में स्वदेशी रूप से विकसित डीएनए वैक्सीन है। कोर बी वैक्स टीएम, यह भारत की फली प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। जेमको वैक, यह दुनिया की पहली और भारत की स्वदेशी रूप से विकसित एमआरएनए वैक्सीन है। जेमको वैक ओएम एक लियोफिलाइज्ड फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है, जिसे ट्रोपिस नामक डिवाइस द्वारा त्वचा के माध्यम से दिया जाता है। इसके लिए इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। इनकोवैक, यह विश्व की पहली और भारत की स्वदेशी रूप से विकसित इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन है। इस क्षेत्र से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम अवधारणाएं। माइक्रो आरएनए। अमेरिका में हुए हालिया अध्ययन से पता चला है कि लेट 7 नामक एमआरएनए कैंसर से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एमआरएनए छोटे और अत्यधिक संरक्षित गैर कोडिंग आरएनए होते हैं। ये प्रोटीन उत्पादन को रोकने के लिए लक्षित एमआरएनए मैसेंजर आरएनए को निष्क्रिय करके जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करते हैं। जीन एक्सप्रेशन यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीन में एनकोड की गई जानकारी को एक कार्य में बदल दिया जाता है। यह मनुष्यों सहित अधिकतर यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं। एमआरएनएज मानव जीनोम का 1 से 5% हिस्सा है और ये कम से कम 30% प्रोटीन कोडिंग करने वाले जीन्स को नियंत्रित करते हैं। शोधकर्ताओं ने पहली बार किसी विलुप्त प्रजाति तस्मानियाई बाघ के आरएनए को अनुक्रमित किया है। यह अनुक्रमण से प्रजातियों के चयापचय
विनियमन से संबंधित जानकारी मिलेगी। इससे पूर्व में आई महामारियों के कारणों को समझने में भी मदद मिलेगी। इम्यून इम्प्रिंटिंग SARS-CoV-2 के प्रति रोगी की एंटीबॉडी प्रतिक्रियाओं में इम्यून इम्प्रिंटिंग की घटना को समझने के लिए एक अध्ययन किया गया है। इम्यून इम्प्रिंटिंग शरीर की संक्रमण या टीकाकरण के माध्यम रोगजनक के पहले संस्करण के आधार पर अपनी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को दोहराने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा तब होता है जब प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का सामना एक ही रोगजनक के नए या थोड़े अलग प्रकार से होता है। आरएनए इंटरफ्रेंसेस क्या होता है? आरएनएआई एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा कोशिकाएं उत्कृष्ट विशिष्टता के साथ मैसेंजर आरएनएज को पहचानने के लिए छोटे डबल स्टैंडर्ड आरएनएज का उपयोग करती है। यह एमआरएनएज के एंजाइमेटिक विघटन को संभव करता है और इसे प्रोटीन में बदलने से रोकता है। इसलिए ये जीन के कार्यप्रणाली को रोकते हैं। बड़ा ऐड सब दिए हुए हैं इस मैगजीन में। सबको पता है, PT 365 सब पढ़ते हैं, तो एक तरह से बढ़िया एडवर्टाइजमेंट हो जा रहा है। विविध मिसलेनियस दुर्लभ हिग्स बोसान का क्षय सुर्खियों में क्यों? लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का संचालन यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के वैज्ञानिक कर रहे हैं। हाल ही में LHC में किए जा रहे एक प्रयोग के दौरान एक दुर्लभ प्रक्रिया का पहला प्रमाण मिला है। इस प्रक्रिया में हिग्स बोसान को 6 जेड बोसान और फोटॉन में हुआ। इस खोज के बारे में यह एक बहुत ही दुर्लभ क्षय की प्रक्रिया है जो हमें हिग्स बोसान के साथ साथ हमारे ब्रह्मांड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। यह क्षय को CERN के लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के जनरल पर्पज डिटेक्टर्स तथा एटलस और CMS में देखा गया था। इस खोज के निहितार्थ यह क्षय ऐसे कणों के अस्तित्व का अप्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान कर सकता है जिनका पूर्वानुमान स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में भी नहीं किया गया था। इस शोध से पांचवें मौलिक बल का भी पता चल सकता है जिसकी खोज अभी तक नहीं हुई है। भौतिक शास्त्रियों ने वर्तमान में 4 मूल बलों को मान्यता दी हुई है जिनमें शामिल हैं प्रबल बल, दुर्बल बल, विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। CERN 1954 के बारे में CERN के शोधकर्ता ब्रह्मांड की मूलभूत संरचना के बारे में जानने का प्रयास और पदार्थ के मूल घटकों का अध्ययन कर रहे हैं। भारत इसका सहयोगी सदस्य है। हिग्स बोसान, इसे प्रचलित रूप से गॉड पार्टिकल्स भी कहा जाता है और यह एक उप परमाणु कण है। इसके बारे में पहली बार 1960 के दशक में भौतिक शास्त्री पीटर हिग्स और अन्य वैज्ञानिकों ने बताया था। यह उस बल को दर्शाता है जिसे कोई कण ऊर्जा क्षेत्र से गुजरते समय अनुभव करता है। इसे हिग्स फील्ड कहा जाता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड में पाया जाता है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन की हिग्स फील्ड के साथ परस्पर क्रिया के दौरान अनुभव किए जाने वाले प्रभावों को हिग्स बोसान के साथ उसकी परस्पर क्रिया का परिणाम माना जाता है। हिग्स बोसान के गुण द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान 125.35 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 133 गुना होता है। स्पीड, यह एक स्केलर पार्टिकल है और इसका स्पिन 0 है और इसमें कोई कोणीय संवेग नहीं होता है। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के बारे में यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कण त्वरक है।
इसे जिनेवा के पास सर्न में स्थापित किया गया था। एलएचसी एक 27 किलोमीटर की सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स की वृत्ताकार संरचना है। इस वृत्ताकार संरचना में त्वरकों के माध्यम से कणों की ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। एलएचसी में लगभग प्रकाश की रफ्तार से गति करने वाले कण पुंजों को आपस में टकराया जाता है। पार्टिकल सोपान हायरार्की ह्रासमान स्केल पदार्थ अणु परमाणु सब एटॉमिक पार्टिकल मूलभूत पार्टिकल कण इलेक्ट्रॉन्स युक्त नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक फर्मियान लेप्टॉन क्वार्क बोसान ग्लूऑन म्यूऑन एवं ऐसे ही अन्य। लाइफ टाइम इनका लाइफ टाइम बहुत छोटा होता है और उच्च ऊर्जा टकराव के बाद इसका तेजी से अन्य कणों में क्षय हो जाता है। सामान्य रूप से हिग्स बोसान का क्षय फोटॉन्स के युग्मों या डब्ल्यू या जेड बोसान युग्मों में होता है। हालिया शोध में हिग्स बोसान को फोटॉन और जेड बोसान के साथ क्षय होते हुए पाया गया है, जो कि असामान्य है। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स क्या है? इसके अनुसार 12 मौलिक पदार्थ कण होते हैं, जिन्हें क्वार्क जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं और लेप्टॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन शामिल है के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्टैंडर्ड मॉडल एक सैद्धांतिक फ्रेमवर्क है जो पदार्थ के मौलिक कणों और उनकी पारस्परिक क्रियाओं की व्याख्या करता है। इस मॉडल में पदार्थ के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले 4 बलों में से 3 बलों को शामिल किया गया है। ये बल हैं विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल बल और कमजोर बल। वर्तमान में स्टैंडर्ड मॉडल के तहत गुरुत्वाकर्षण बल को शामिल नहीं किया गया है। संबंधित घटनाक्रम चिरल बोस तरल अवस्था। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के भौतिकविदों ने दावा किया है कि उन्होंने पदार्थ की एक बिल्कुल नई अवस्था चिरल बोस तरल अवस्था की खोज की है। शोधकर्ताओं ने चिरल बोस तरल अवस्था की एक विशेष सामग्री की 2 परतों अति सूक्ष्म क्वांटम स्तर को बहुत कम तापमान परम शून्य के करीब पर एक साथ लाकर की है। शोधकर्ताओं ने पदार्थ की इस अवस्था की प्राप्ति के लिए एक फ्रस्ट्रेशन मशीन निर्मित की है। यह 2 परत वाली सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है। क्वांटम अवस्था में पदार्थ वस्तुतः ठोस तरल गैसीय अवस्थाओं से काफ़ी अलग व्यवहार करता है। इन अवस्थाओं के भीतर कणों की अंतर्क्रिया अनंत संभावनाओं को जन्म दे सकती है। नैनो फोटॉनिक इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर NEA वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे छोटे कण त्वरक पार्टिकल एक्सेलरेटर नैनो फोटॉनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर को शुरू कर दिया है। NEA के बारे में NEA में एक छोटी माइक्रोचिप है तथा साथ ही इसमें एक बहुत छोटी वैक्यूम ट्यूब भी लगी है। यह ट्यूब हजारों एकल पिलर से बनी है। इन एक्सेलरेटर्स के निर्माण का मुख्य लक्ष्य कैंसर के लक्षित उपचार में त्वरणशील इलेक्ट्रॉन्स द्वारा मुक्त ऊर्जा का उपयोग करता है। NEA लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के समान है क्योंकि ये दोनों ही कणों को त्वरण प्रदान करने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करते हैं। कण त्वरक ऐसे उपकरण होते हैं जो आवेशित कणों प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स को प्रकाश की गति के लगभग बराबर की गति प्रदान करते हैं। इसके बाद इन कणों को या तो किसी लक्ष्य से या विपरीत दिशा में घूम रहे किन्हीं अन्य कणों से टकराया जाता है। सुपर कंडक्टिविटी सुर्खियों में क्यों?
हाल ही में कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी को दर्शाने वाले पदार्थ LK99 की खोज का दावा झूठा पाया गया है। सुपर कंडक्टिविटी के बारे में। सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसी परिघटना है जिसमें कुछ पदार्थ क्रांतिक तापमान से नीचे ठंडा होने पर शून्य विद्युत प्रतिरोध अर्थात बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का प्रवाह और पूर्ण प्रतिचुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं। क्रांतिक ताप वह तापमान है जिस पर कोई पदार्थ आकस्मिक रूप से सामान्य चालक अवस्था से अतिचालक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जब किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप से नीचे ठंडा किया जाता है तो वह सुपर कंडक्टर अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस प्रक्रिया के दौरान पदार्थ पूर्ण प्रतिचुंबकत्व की स्थिति में आ जाता है। इसे माइजनर प्रभाव कहा जाता है। तापमान, ये अतिचालक, ये प्रतिरोध, गैर अतिचालक धातु। अतिचालकता। अतिचालकता सुपर कंडक्टिविटी की घटना की खोज 1911 में हेइके कामेलिंग-ओन्स ने की थी। वर्तमान में सुपर कंडक्टिविटी केवल बहुत कम तापमान अर्थात 0 से 250 डिग्री सेल्सियस के नीचे पर ही प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए पारा, सीसा, एल्यूमीनियम, टीन, नाइओबियम जैसे पदार्थ क्रांतिक ताप पर सुपर कंडक्टर गुण को प्रदर्शित करते हैं। शून्य प्रतिरोध कैसे प्राप्त किया जाता है? सामान्य परिस्थितियों में क्रिस्टलीय ठोस से गुजरने के दौरान इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिरोध या बाधा का सामना करना पड़ता है। यह प्रतिरोध क्रिस्टलीय जाली नुमा संरचना में कंपन करने वाले परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन्स की होने वाली अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। हालांकि कुछ पदार्थों में जब तापमान एक क्रांतिक स्तर से कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शिथिल बंधन में युग्मित हो जाते हैं। इन युग्मों को कूपर युग्म कहा जाता है। कूपर युग्म में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टलीय जालीनुमा संरचना से कंपन से प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसे में इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टलीय ठोस से बिना किसी बाधा के आगे बढ़ते रहते हैं। यह किसी पदार्थ के सुपर कंडक्टिविटी और शून्य प्रतिरोध का गुण प्रदर्शित करता है। कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी। कमरे के तापमान वाला सुपर कंडक्टर एक ऐसा पदार्थ है जो ऑपरेटिंग तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी गुण प्रदर्शित करने में सक्षम होता है। इस मामले में 0 डिग्री सेल्सियस 273 के 72 डिग्री फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का तापमान ऑपरेटिंग तापमान है। कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी की प्राप्ति की प्रक्रिया कई अन्य पहलुओं से प्रभावित होती है। जैसे सुपर कंडक्टिविटी के लिए अत्यधिक दाबपूर्ण स्थितियों का निर्माण कर पाना कठिन होता है। साथ ही हो सकता है कि पदार्थ इन चरम स्थितियों को सहन भी न कर पाए। उच्चतर तापमान पर कूपर युग्म नहीं बनते हैं। कमरे के तापमान पर तापीय ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स के लिए कूपर युग्म बना पाना और इस ऊर्जा अवरोध को दूर कर पाना मुश्किल हो जाता है। कमरे के तापमान के सुपर कंडक्टिंग हासिल करने से अधिक दक्ष एवं कुशल क्वांटम कंप्यूटरों का विकास संभव हो सकेगा। मुख्य उपयोग: कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी ऊर्जा। इससे ग्रिड के जरिए उच्च दक्षता और कम खर्च में विद्युत का ट्रांसमिशन संभव हो सकेगा। उदाहरण के लिए सुपर कंडक्टिंग जनरेटर। स्वास्थ्य: उन्नत मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग प्रौद्योगिकी MRI। ट्रांसपोर्ट: यह मैग्नेटिक लेविटेशन मैगलेव ट्रेन तकनीक की लागत कम कर सकती है। अन्य: इसका लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जैसे
अलग अलग प्रयोगों के लिए एक्सेलरेटर और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के रूप में उपयोग किया जा सकता है। संबंधित घटनाक्रम। सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक समिति ने इंडिया ए सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना की सिफारिश की है। सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ है जिसमें विशिष्ट विद्युत गुण होते हैं, इसलिए यह कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आवश्यक होते हैं। सेमीकंडक्टर। अर्धचालक कंडक्टर सुचालक और इंसुलेटर कुचालक के बीच की चालकता वाले पदार्थ होते हैं। डायोड, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट और दूरसंचार उपकरणों सहित इलेक्ट्रॉनिक्स के अन्य उत्पादों में सेमीकंडक्टर आवश्यक घटक है। प्रकार। एन टाइप के सेमीकंडक्टर के मुख्य रूप से ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन्स के रूप में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। पी टाइप के सेमीकंडक्टर में विद्युत धारा मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन की कमी, जिसे होल्स कहा जाता है, के साथ प्रवाहित होती है। तात्विक अर्धचालक वे होते हैं जो एकल परमाणुओं से बने होते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, एसन। यौगिक अर्धचालक दो या दो से अधिक तत्वों से बने होते हैं, उदाहरण के लिए गैलियम आर्सेनाइड। दुर्लभ भूतत्व। सुर्खियों में क्यों। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में 15 दुर्लभ भूतत्वों के बड़े भंडार खोजे हैं। दुर्लभ भूतत्वों के बारे में। REEs को दुर्लभ भू ऑक्साइड्स भी कहा जाता है। ये चांदी के जैसे सफ़ेद 17 नरम भारी धातुओं का एक समूह है। ये आवर्त सारणी में एक साथ प्राप्त होते हैं। इस समूह में स्कैंडियम, याट्रियम और 15 लैंथेनाइड तत्व शामिल हैं। 15 लैंथेनाइड तत्व हैं: लैंथेनाइन, लैंथेनियम, सेरियम, प्रेजोडियम, नियोडियम, प्रोमेथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्बियम, थ्यूरियम, यटेरबियम और लुटेटियम। REEs के सभी तत्व धातुएं हैं। इनमें कई समान गुण होते हैं। इस वजह से ये भूगर्भिक निक्षेपों में एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। REEs का उपयोग अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में, रक्षा प्रौद्योगिकियों में तथा सेलफोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक वाहन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में व्यापक रूप से किया जाता है। इन तत्वों के ल्यूमिनेसेंट और उत्प्रेरक गुणों की वजह से इनका उपयोग अधिक है। इसी तरह के अन्य घटनाक्रम में खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर के वैज्ञानिकों ने रेड मड से प्राप्त किए जाने वाले REEs की मात्रा का अनुमान लगाया है। रेड मड बेयर प्रक्रिया के माध्यम से बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमीनियम निकालने के क्रम में उत्पन्न विषाक्त उपोत्पाद हैं। रेड मड में REEs भी होते हैं। रेड मड से REEs प्राप्त करने के लिए 2 रणनीतियाँ उपलब्ध हैं: केवल REEs निकालना या REEs समेत सभी धातुएं जैसे लोहा, टाइटेनियम और सोडियम निकालना। वैनेडियम। सुर्खियों में क्यों। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने गुजरात में खंभात की खाड़ी में वैनेडियम की खोज की है। वैनेडियम एक क्रिटिकल मिनरल है। अन्य संबंधित तथ्य। टाइटेनो मैग्नेटाइट वैनेडियम का एक प्राथमिक स्रोत है। गौरतलब है कि दुनिया का 88% वैनेडियम
टाइटेनो मैग्नेटाइट से ही प्राप्त होता है। जब पिघला हुआ लावा तेजी से ठंडा होता है तब टाइटेनो मैग्नेटाइट का निर्माण होता है। पहली बार यह पहली बार है जब भारत के अपतटीय तलछट में वैनेडियम की मौजूदगी का पता चला है। वैनेडियम के बारे में यह एक रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक संकेत V और परमाणु संख्या 23 है। इसे एक ट्रांजिशन मेटल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ट्रांजिशन मेटल्स ये ऐसे धात्विक तत्व हैं जो आवर्त सारणी के दोनों किनारों के बीच एक पुल या ट्रांजिशन के रूप में कार्य करते हैं। यह भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए 30 क्रिटिकल मिनरल्स की सूची में भी शामिल हैं। यह भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। उपलब्धता यह शायद ही कभी प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में मिलता है। हालांकि यह मैग्नेटाइट, वैनाडाइनाइट, कार्नोटाइट और पेट्रोनाइट सहित लगभग 65 अलग अलग खनिजों में पाया जा सकता है। इसे सूर्य की किरणों में और कभी कभी तारों के प्रकाश में स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से खोजा जा सकता है। यह बॉक्साइट और जीवाश्म ईंधन के भंडार से भी प्राप्त होता है। साथ ही यह कम मात्रा में उल्कापिंड में भी मौजूद होता है। वैसे मुख्य रूप से यह खनन किए गए लौह अयस्क कार्बन युक्त सेल या हाइलाइट्स और स्टील स्लैग से प्राप्त होता है। यह कोयला, क्रूड ऑयल, सेल ऑयल और टार सेंड्स सहित कार्बनिक पदार्थों के कई अंतिम उत्पादों में भी मिलता है। वैनेडियम का भंडार वैश्विक स्तर पर। ब्राज़ील दुनिया में वैनेडियम का सबसे बड़ा निर्यातक है। कुल वैश्विक निर्यात का 1/4 है। इसके बाद रूस और दक्षिण अफ्रीका का स्थान है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में वैनेडियम का सबसे बड़ा भंडार चीन के पास है और चीन इसका सबसे बड़ा उत्पादक भी है। भारत में कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा वैनेडियम भंडार वाले प्रमुख राज्य हैं। 2021 में अरुणाचल प्रदेश में भी वैनेडियम के भंडार पाए गए थे। वैनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी के बारे में, यह एक प्रकार की रिचार्जेबल फ्लो बैटरी है। इसमें वैनेडियम आयनों का सक्रिय सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। कार्यप्रणाली VRFB यानी कि वैनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी की ऊर्जा 2 इलेक्ट्रोलाइट टैंक्स में संग्रहित होती है जो बैटरी सेल के एक युग्म से जुड़े होते हैं। वैनेडियम का ऑक्सीकरण 4 अलग अलग अवस्थाओं में होता है। यह वैनेडियम की एक अनूठी विशेषता है। सभी 4 अवस्थाओं में से प्रत्येक में वैनेडियम में एक अलग विद्युत आवेश होता है और इसलिए इसका उपयोग ऊर्जा भंडार के लिए उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। वैनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी की ऊर्जा घनत्व बैटरी के वजन की तुलना में ऊर्जा भंडारण की मात्रा में लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में कम होती है। इसका जीवन काल लंबा होता है। यह बड़े पैमाने पर औद्योगिक संचालन के लिए उपयुक्त है। प्रारंभिक स्थापना लागत अधिक होती है। मुख्य उपयोग वैनेडियम परमाणु रिएक्टर, क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन अवशोषित करने से संबंधित गुण कम होते हैं। उत्प्रेरक वैनेडियम यौगिकों का उपयोग रसायनों, प्लास्टिक और अन्य सामग्रियों के उत्पादन में एक उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। औषधि उपयोग इसका उपयोग प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के इलाज के लिए किया जाता है। अन्य उपयोग एरोस्पेस और विमानन, स्टील उत्पादन में एक मिश्र धातु के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। स्टील उत्पादन में एक मिश्र धातु तत्व के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यह स्टील की मजबूती, कठोरता और ऊष्मा प्रतिरोध को बढ़ाता है। इसके अलावा भार की तुलना में इसकी मजबूती अधिक होती है।
जिसके कारण ऑटोमोबाइल एवं एयरोस्पेस इंडस्ट्री अधिक ईंधन दक्षता प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भौतिक गुणधर्म। मानव परिस्थितियों में यह सख्त व चांदी जैसी धूसर रंग की धातु है। यह बहुत अधिक तन्य होती है, अतः इससे तार बनाए जा सकते हैं। साथ ही यह आघातवर्धक भी होता है, अतः इससे पतली पतली शीट्स भी बनाई जा सकती है। यह जंग रोधी धातु भी है। यह कमरे के तापमान पर जल या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। प्रयोगशाला में निर्मित हीरे LGDs प्राकृतिक हीरे। इसमें किसी तरह की गंदगी या अशुद्धि नहीं पाई जाती है। यह किफ़ायती और उत्तम गुणवत्ता से युक्त है। इसे बहुत कम या बिना किसी पर्यावरणीय क्षति के बनाया जा सकता है। गारंटीकृत मूल स्रोत और स्रोत को ट्रैक किया जा सकता है। LGDs है यानी कि लैब ग्राउंड डायमंड्स। और प्राकृतिक हीरे में इसकी क्रिस्टल संरचना में अशुद्धियाँ और स्ट्रेन्स होते हैं। यह प्राकृतिक शुद्धता और कठिन खनन प्रक्रिया के कारण महंगा हो सकता है। प्राकृतिक हीरों के खनन में जल प्रदूषण होता है। प्राकृतिक हीरे संघर्ष वाले क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं। प्रयोगशाला में निर्मित हीरे सुर्खियों में क्यों? हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला को 7.5 कैरेट का पर्यावरण अनुकूल प्रयोगशाला में निर्मित हीरा भेंट किया। प्रयोगशाला में निर्मित हीरों के बारे में। प्रयोगशाला में निर्मित हीरे शुद्ध कार्बन के क्रिस्टलीकरण के माध्यम से कृत्रिम तरीके से निर्मित हीरे हैं। इनके भौतिक और रासायनिक गुण प्राकृतिक हीरे के समान ही होते हैं। इन हीरों की कठोरता और मजबूती के कारण इनका उपयोग आमतौर पर उद्योगों में किया जाता है। इनका उपयोग कटर्स और कठोरता एवं मजबूती की आवश्यकता वाले अन्य उपकरणों तथा मशीनों में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में शुद्ध कृत्रिम हीरे का इस्तेमाल उनकी उत्कृष्ट तापीय चालकता के कारण उच्च शक्ति वाले लेजर डायोड, लेजर एरे और उच्च शक्ति वाले ट्रांजिस्टर हेतु ताप प्रसारक के रूप में किया जाता है। LGD के उत्पादन के तरीके उच्च उत्पादक उच्च दाब विधि। आमतौर पर ग्रेफाइट का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। रासायनिक वाष्प निक्षेपण विधि। सरकार ने LGD पर लगने वाला 5% टैक्स को समाप्त कर दिया है। जायंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस सुर्खियों में क्यों? हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता आंद्रे गीम ने पाया कि ग्राफीन कमरे के तापमान पर एक विषम किंतु जायंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस प्रदर्शित करता है। जायंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस के बारे में। GMR एक सुचालक दो सामग्रियों के बीच मौजूद के विद्युत प्रतिरोध का परिणाम है, जो निकटस्थ सामग्रियों के चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होता है। जब सामग्रियों को एक ही दिशा में चुंबकित किया जाता है तो सुचालक में विद्युत प्रतिरोध कम हो जाता है। जब दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। GMR के अनुप्रयोग। कंप्यूटर, बायोसेंसर, ऑटोमेटिव सेंसर, माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम और मेडिकल इमेजर्स में हार्ड डिस्क ड्राइव तथा मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम में। ग्राफीन के बारे में। ग्राफीन कार्बन का एक अपर रूप है। इसमें कार्बन परमाणुओं की एक एकल परत मोनोलेयर होती है। ग्राफीन कार्बन होती है। ये परमाणु मधुमक्खी के षटकोणीय छत्ते जैसी जाली में कसकर बंधे होते हैं। इसे ग्रेफाइट से प्राप्त किया जा सकता है। यह विशेष भौतिक रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है, जैसे
उच्च पृष्ठीय क्षेत्र, बेहतर जैव अनुकूलता, प्रबल यांत्रिक शक्ति, उत्कृष्ट तापीय चालकता और तीव्र इलेक्ट्रॉन प्रवाह। इसे निम्नलिखित में से उपयोग किया जाता है: ऊर्जा, सौर सेल, ईंधन सेल, सुपर कंप्यूटर आदि, सेंसर, बायोसेंसर आदि, जैव चिकित्सा, नैदानिक, दवा वितरण इत्यादि। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया गया है। ग्रेफाइट प्लम्बैगो या ब्लैक लेड के बारे में। ग्रेफाइट प्लम्बैगो या ब्लैक लेड क्रिस्टलीय कार्बन का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्वरूप है। प्रकार: प्राकृतिक, यह अत्यधिक क्रिस्टलीय, आकारहीन और परतदार होता है। कृत्रिम, इसे कोक और पीठ से बनाया जाता है। विशेषताएं: यह कार्बन के सामान्य अपरूपों में से एक है। यह ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक है। उपयोग: यह पेंसिल स्नेहक, पॉलिश, बैटरी, परमाणु रिएक्टरों के कोर आदि में उपयोग किया जाता है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग, सुर्खियों में क्यों? एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि जिस तरह कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है, उसी तरह से कैल्शियम 41 का उपयोग रेडियोमेट्रिक डेटिंग में किया जा सकता है। इसके लिए एटम ट्रैप ट्रेस एनालिसिस अट्टा नामक तकनीक का उपयोग किया गया है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग क्या है? रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग कार्बनिक पदार्थों की सटीक आयु के आकलन हेतु उपयोग की जाने वाली एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसके तहत किसी लकड़ी की कलाकृति, चट्टान या जीवाश्म का इसके भीतर मौजूद रेडियोधर्मी आइसोटोप जैसे कि कार्बन 14, पोटेशियम 14, आर्गन 40 की उपस्थिति के आधार पर इनकी सटीक आयु का आकलन किया जाता है। कार्यप्रणाली: जब कोई कार्बनिक इकाई वस्तु जीवित होती है, तब उसका शरीर कार्बन 14 परमाणुओं को अवशोषित और साथ ही उत्सर्जित करता रहता है। जब यह मृत हो जाती है, तब यह प्रक्रिया बंद हो जाती है और उसमें मौजूद कार्बन 14 का भी क्षय होने लगता है। शरीर में इन परमाणुओं की सापेक्ष वर्तमान मात्रा और जितनी मात्रा होनी चाहिए थी के बीच का अंतर पता लगाकर शोधकर्ता अनुमान लगाते हैं कि उस सजीव वस्तु की कब मौत हो गई थी। कार्बन 14 पद्धति की सीमाएं: कार्बन 14 कार्बन का एक अस्थिर और कमजोर रेडियोधर्मी आइसोटोप है। कैल्शियम 41 के बारे में। हाफ लाइफ: यह 99,400 वर्षों के हाफ लाइफ वाला कैल्शियम का दुर्लभ दीर्घकालिक रेडियो आइसोटोप है। उपलब्धता: यह मिट्टी में ब्रह्मांडीय किरणों की परस्पर क्रिया के माध्यम से निर्मित होता है और भूपर पट्टी में पाया जाता है। उत्पत्ति: यह कार्बन 14 की तुलना में कम होता है। कार्बन डेटिंग: कार्बन 14 कार्बन के तीनों समस्थानिक सामान्य, कार्बन 12 दुर्लभ, कार्बन 13 और रेडियोधर्मी कार्बन 14 सजीवों द्वारा अवशोषित होते हैं। मृत्यु के समय कार्बन 14 का 100%, 5,730 साल बाद कार्बन 14 का 50%, 11,460 साल के बाद कार्बन 14 का 25% और 17,190 साल के बाद कार्बन 14 का 12.5%। इसकी हाफ लाइफ 5700 वर्ष है। इस हाफ लाइफ के चलते यह पद्धति 50,000 वर्ष से अधिक पुरानी वस्तुओं की आयु को निर्धारित नहीं कर सकती। वायुमंडल में कार्बन का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आइसोटोप C12 है। वायुमंडल में C12 तथा C14 का अनुपात लगभग स्थिर और ज्ञात है।
इस विधि का उपयोग चट्टानों जैसी निर्जीव वस्तुओं की आयु निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय रोबोटिक्स रणनीति का मसौदा सुर्खियों में क्यों? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी ने राष्ट्रीय रोबोटिक्स रणनीति एनएसआर का मसौदा जारी किया। रोबोटिक तकनीक और रणनीति के बारे में। रोबोटिक तकनीक में रोबोट का डिजाइन, निर्माण, संचालन और उपयोग शामिल होता है। रोबोट सेंसर के जरिए अपने आसपास के परिवेश के अनुरूप संचालित होता है, निर्णय लेने के लिए गणना करता है आदि। एनएसआर के अनुसार रोबोट्स का वर्गीकरण: औद्योगिक रोबोट, सर्विस रोबोट और चिकित्सा रोबोट। इस रणनीति के लिए माइटी कार्यान्वयन एजेंसी होगी। कार्यान्वयन के लिए 2 स्तरीय संस्थागत ढांचा होगा। तेलंगाना स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है। रोबोटिक्स मुख्य उपयोग: स्वास्थ्य देखभाल सेवा, सर्जिकल रोबोट, टेलीमेडिसिन क्षेत्र आदि। विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग ऑटोमेशन आदि। कृषि, फसल की देखभाल, शाकनाशियों की स्पॉट स्प्रेइंग में आदि। राष्ट्रीय सुरक्षा, लड़ाकू रोबोट, लैंडमाइंस का पता लगाना आदि। पता नहीं, ये पढ़े हैं सर। अन्य संबंधित विकास: रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए। माइटी ने रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन किया। इस लैब का निर्माण फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। यह प्रोजेक्ट माइटी द्वारा वित्त पोषित है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य 10 उभरती प्रौद्योगिकियों में से एक अप स्किलिंग और री स्किलिंग इकोसिस्टम बनाना है। इन उभरती प्रौद्योगिकियों में शामिल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी, ब्लॉकचेन आदि। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए के बारे में। आरपीए को सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स के रूप में भी जाना जाता है। यह मानव कर्मियों द्वारा ऑफिस में रोजमर्रा के कार्यों जैसे डेटा एंट्री को करने के लिए इंटेलिजेंट ऑटोमेशन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। यह संयुक्त रूप से एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और यूज़र इंटरफेस की सहायता से रोजमर्रा के कार्यों को एकीकृत और संपन्न करता है। हाइब्रिड नैनो कणों सुर्खियों में क्यों? एक प्रयोग में वैज्ञानिकों ने सोने और तांबे के सल्फाइड से बने ऐसी हाइब्रिड नैनो कणों नैनो हाइब्रिड्स का निर्माण किया है जो ऊष्मा का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर सकते हैं तथा ध्वनि तरंगों का उपयोग करके उनका पता लगा सकते हैं। नैनो हाइब्रिड्स के बारे में। नैनो हाइब्रिड्स सामान्यतः 8 नैनोमीटर से कम आकार के होते हैं। ये कम से कम 2 अलग अलग नैनो कणों को मिलाकर बनाए जाते हैं। नैनो कणों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर तक होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 पे -9 पावर मीटर। क्रियाविधि पहचान। नैनो हाइब्रिड्स के फोटोकास्मिक गुण उन्हें प्रकाश को अवशोषित करने और अल्ट्रासाउंड तरंगें उत्पन्न करने में सक्षम बनाते हैं। इससे एमआरआई और सीटी स्कैन की प्रक्रिया के दौरान बेहतर रिजोल्यूशन मिलता है। उपचार। नैनो कणों का फोटोथर्मल गुण उन्हें कोशिकाओं पर लक्षित प्रकाश को अवशोषित करके ऊष्मा पैदा करने एवं ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम बनाता है। नैनो हाइब्रिड अभिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजाति प्रभाव भी पैदा करता है जो ट्यूमर कोशिकाओं के लिए घातक होते हैं।
एंडोस्कोप का उपयोग करके नैनो कणों पर प्रकाश डालकर ऊष्मा पैदा करने के लिए उन्हें नैनो कण सक्रिय किया जा सकता है। इससे यह एक संयोजन चिकित्सा बन जाती है। नैनो एंडोस्कोप आमतौर पर कैंसर की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। नैनो हाइब्रिड कैसे कार्य करता है? अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां। सफ़ेद फास्फोरस। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार हमास के साथ संघर्ष के दौरान इजराइल ने गाज़ा और लेबनान पर सफ़ेद फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। फास्फोरस मोम जैसा केमिकल है जो हल्का पीला या रंगहीन होता है। इससे तीखी और लहसूस जैसी गंध आती है। इसका उपयोग सेना द्वारा अलग अलग प्रकार के गोला बारूद के रूप में आग लगाने वाले अभिकारक के रूप में किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही हवा में स्वतः ही आग पकड़ लेता है। उपयोग। इसका उपयोग उर्वरकों, फूड एडिटिव और सफाई करने वाले यौगिकों में एक घटक के रूप में किया जाता है। इसके संपर्क में आने से त्वचा गंभीर रूप से जल जाती है और जल्दी ठीक भी नहीं होती है। हालांकि सफ़ेद फास्फोरस हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन नागरिक क्षेत्रों में उनका उपयोग युद्ध अपराध माना जाता है। रासायनिक हथियार कन्वेंशन के तहत सफ़ेद फास्फोरस को रासायनिक हथियार नहीं माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जीवन प्रक्रियाओं पर रासायनिक अभिक्रिया के जरिए नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि जलने का प्रभाव पैदा करने वाला एक पदार्थ है। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने पाया कि सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड क्षीण होते जा रहे हैं। तेल और गैस भंडारों से तेल को बाहर निकालने के लिए एक अच्छा एजेंट है। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड की एक तरल अवस्था है। यहाँ इसे इसके क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर या उससे ऊपर रखा जाता है। गैस और तरल के मध्यवर्ती गुण के कारण सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रच्छादन और क्षीण हो चुके भंडारों से अधिक तेल प्राप्ति दोनों में मदद करता है। टैंटलम। शोधकर्ताओं को पंजाब में सतलज नदी की रेत में टैंटलम धातु मिली है। टैंटलम के गुण। यह एक दुर्लभ धातु है। धूसर ग्रे रंग की यह धातु भारी तन्यता युक्त और बहुत कठोर होती है। यह उच्च संक्षारण प्रतिरोधी धातु है। इस पर 150 डिग्री सेल्सियस से कम तक के तापमान पर रासायनिक हमलों का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। टैंटलम के उपयोग। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और अर्धचालक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, हवाई जहाज, बायोमेडिकल जैसे उद्योगों में किया जाता है। इसका गलनांक उच्च और लागत कम होती है। इस कारण इसे प्लैटिनम के विकल्प के रूप में देखा जाता है। हाइपरलूप। टाटा स्टील और TUTR हाइपरलूप ने हाइपरलूप तकनीक के विकास पर संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। TUTR हाइपरलूप IIT मद्रास में संचालित एक डीप स्टेक स्टार्टअप है। हाइपरलूप यात्रियों एवं कार्गो के लिए प्रस्तावित एक अल्ट्रा हाई स्पीड युक्त जमीनी परिवहन प्रणाली है। इसकी गति 700 मील प्रति घंटे से अधिक होती है। हाइपरलूप की अवधारणा को एलन मस्क और उनकी कंपनी स्पेसएक्स तथा अन्य कंपनियों द्वारा प्रचारित किया गया है। इसके 3 आवश्यक घटक हैं: ट्यूब, पॉड और टर्मिनल।
ट्यूब एक बड़ी पॉड के आने जाने वाले मार्ग को छोड़कर पूरी तरह से बंद व कम दबाव वाली प्रणाली या वैक्यूम ट्यूब आमतौर पर एक लंबी सुरंग होती है। पॉड एक कोच है जिस पर वायुमंडलीय दाब के बराबर दबाव को बनाए रखा जाता है। इसमें चुंबकीय प्रणोदन का उपयोग किया जाता है जो ट्यूब के भीतर वायु प्रतिरोध या घर्षण को काफ़ी हद तक कम या लगभग समाप्त कर देता है। टर्मिनल पॉड के आगमन और प्रस्थापन को प्रतिबंधित करता है। लाभ: इसके तहत बहुत तेज गति विमान से लगभग दोगुना से परिवहन हो सकता है। इसमें बिजली की खपत बहुत कम होती है। दीर्घकालिक नज़रिए से देखें तो इस परिवहन प्रणाली की लागत कम है, हालांकि इसकी प्रारंभिक लागत अधिक हो सकती है। खराब मौसम वाली परिस्थितियों में भी इसका संचालन बाधित नहीं होता है। परिशिष्ट अंतरिक्ष मिशन और संबंधित घटनाक्रम। अंतरिक्ष मिशन और संबंधित घटनाक्रम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो मिशन प्रमुख विशेषताएं। सब एस्ट्रोसैट ने गामा रे बर्स्ट यानी कि GRB परिघटना का सफलतापूर्वक पता लगाया है। एस्ट्रोसैट द्वारा पता लगाई गई यह 600वीं GRB परिघटना है। यह खगोल विज्ञान के अध्ययन को समर्पित पहला भारतीय मिशन है। इसका उद्देश्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है। इसका उद्देश्य न्यूट्रॉन तारों और ब्लैक होल्स वाले बाइनरी स्टार सिस्टम में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं को समझना है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन RLB लेक्स 2023। RLB लेक्स टेस्ट दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शन RLB-TD कार्यक्रम के तहत संपन्न हुआ है। RLB वास्तव में लो लिफ्ट टू ड्रैग अनुपात वाला एक अंतरिक्ष विमान है। यह पेलोड को निम्न भू कक्षाओं में स्थापित कर वापस पृथ्वी पर लौट आता है। इससे भविष्य में भी इस यान का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस यान को उन्नत बनाकर भारत के दोबारा उपयोग होने वाले 2 चरणीय कक्षीय प्रक्षेपण यान के पहले चरण के रूप में विकसित किया जाएगा। RLB-TD कार्यक्रम का उद्देश्य पूरी तरह से दोबारा उपयोग होने वाले प्रक्षेपण यान के लिए आवश्यक तकनीकों का विकास करना है। यह कम लागत पर अंतरिक्ष में उपग्रहों का प्रक्षेपण संभव बनाएगा। इसमें हाइपरसोनिक फ्लाइट, ऑटोनॉमस लैंडिंग, रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट, पावर्ड क्रूज फ्लाइट और स्क्रैमजेट प्रोपल्सन एक्सपेरिमेंट स्पेक्स जैसी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। लाभ: RLB को अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए कम लागत वाला, विश्वसनीय और ऑन डिमांड माध्यम माना जाता है। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 2 POM2। इसरो ने PSLV C-55 मिशन में POM2 का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक प्रयोग किया। PSLV 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। पहला और तीसरा चरण ठोस प्रणोदक आधारित तथा दूसरा एवं चौथा चरण तरल प्रणोदक आधारित है। इस मिशन में पहली बार PSLV के चौथे अंतिम चरण को ऊर्जा देने के लिए सौर पैनलों का उपयोग किया गया है।
इससे प्रयोगों का संचालन महीने भर किया जा सकेगा। आमतौर पर रॉकेट का चौथा और अंतिम चरण केवल कुछ दिनों के लिए ही अंतरिक्ष में रहता है। इसके बाद यह वायुमंडल में वापस लौटकर जल जाता है। पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 2 पोम 2 प्लेटफॉर्म शामिल है। यह पीएसएलवी के अंतिम चरण का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रयोग करेगा। पोम में एक समर्पित नेविगेशन गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम है। यह सिस्टम विशिष्ट सटीकता के साथ प्लेटफॉर्म को स्थिर करने के लिए प्लेटफॉर्म के मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है। पोम स्वयं के संचालन के लिए इसमें लगे सौर पैनल्स और लिथियम आयन बैटरी से ऊर्जा प्राप्त करेगा। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार उपग्रह 2024 में प्रक्षेपित करने की योजना। निसार एक अंतरिक्ष वेधशाला है। इसे पृथ्वी की निम्न कक्षा LEO में स्थापित किया जाएगा। यह 12 दिनों में एक बार पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। इसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और इसरो संयुक्त रूप से विकसित कर रहे हैं। महत्व: बड़ा इमेजिंग प्लेटफॉर्म 240 की होने की वजह से यह 12 दिनों में पूरी पृथ्वी की इमेज प्रदान करेगा। डुअल बैंड रडार से युक्त होने के कारण इससे उच्च परिशुद्धता और रिजोल्यूशन सेमी वाले डेटा प्राप्त होंगे। उपयोग: पारिस्थितिकी तंत्र और संशोधन उपयोग पर जानकारी प्रदान करना। आपदा प्रबंधन क्रायोस्फीयर की निगरानी में उपयोगी। PSLV C56 इसरो ने सिंगापुर के DSSAR उपग्रह और अन्य 6 उपग्रहों को ले जाने वाले PSLV C56 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इस प्रक्षेपण के साथ ही चौथे चरण PS4 की डी-ऑर्बिटिंग प्रयोग का भी आयोजन किया गया था। उपग्रहों की डी-ऑर्बिटिंग एक तकनीक है। इसके तहत उपग्रहों को निपटान कक्षा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तात्पर्य यह है कि उन्हें सक्रिय उपग्रहों वाली कक्षा से 200 मील की दूरी पर स्थित कक्षा में भेज दिया जाता है। डी-ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया निष्क्रिय एकीकृत अंतरिक्ष यान का उपयोग करके और सक्रिय उपग्रहों के प्रयुक्त कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए डिजाइन करना दोनों प्रणालियों के माध्यम से हो सकती है। डी-ऑर्बिटिंग के इस प्रयोग से अंतरिक्ष में मौजूद मलबे में कमी लाई जा सकती है। साथ ही अंतरिक्ष का संधारणीय उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। परिशिष्ट अंतरिक्ष मिशन और संबंधित घटनाक्रम। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा मिशन प्रमुख विशेषताएं। मार्च 2020 नासा के परजीवरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर विविध कार्बनिक पदार्थ मिले हैं। यह रोवर मार्स 2020 मिशन का एक भाग है। मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर के क्रेटर में कार्बनिक अणु मिले हैं। इन्हें रोवर पर लगे स्कैनिंग हैबिटेबल एनवायरनमेंट्स विद रमन एंड ल्यूमिनेसेंस फॉर ऑर्गेनिक्स केमिकल नामक उपकरण की मदद से खोजा गया है। शेरलॉक कार्बनिक पदार्थों और खनिजों का पता लगाने के लिए अल्ट्रावायलेट लेजर प्रकाश का उपयोग करता है। शेरलॉक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करता है। अब तक केवल मार्स, फीनिक्स लैंडर और
क्यूरियोसिटी रोवर ही ऑर्गेनिक कार्बन का पता लगाने में सफल रहे हैं। नासा की परसिवरेंस मार्स रोवर में मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट शामिल है। कुछ मंगल मिशन, प्रमुख मंगल मिशन: भारत मंगलयान, यूएसए मार्स रिकॉग्निसेंस आर्बिटर मार्स ओडिसी, चीन तियानवेन फर्स्ट, यूरोपियन स्पेस एजेंसी मार्स एक्सप्रेस, संयुक्त अरब अमीरात होप, सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी स्पेसक्राफ्ट स्टीरियो ए स्पेसक्राफ्ट। नासा का अंतरिक्ष यान स्टीरियो ए सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरा है। यह घटना लगभग 17 साल पुराने मिशन की पृथ्वी के समीप से पहले फ्लाई बाई को दर्शाती है। स्टीरियो सूर्य से पृथ्वी की ओर होने वाले ऊर्जा और पदार्थ के प्रवाह का पता लगाता है। ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन टेम्पो उपग्रह। नासा का टेम्पो उपग्रह उत्तरी अमेरिका में प्रति घंटे वायु प्रदूषण की निगरानी करता है। टेम्पो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में नासा का पहला भू पर्यवेक्षण उपग्रह है। यह वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से वायु प्रदूषकों और उनके उत्सर्जन स्रोतों की पहले से कहीं अधिक व्यापक रूप से निगरानी करने में मदद करता है। इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट इन्फ्यूज मिशन। इस मिशन का लक्ष्य सिग्नस लूप के एक हिस्से की स्पेक्ट्रोस्कोपिक वर्णक्रमदर्शी तस्वीरें लेना है। यह सुपरनोवा विस्फोट के कारण उत्पन्न सामग्री का इंटरस्टेलर मीडियम के साथ अंतरक्रिया का अध्ययन करेगा। सिग्नस लूप एक तारे का अवशेष है। यह तारा कभी सूर्य से 20 गुना अधिक बड़ा था। यह अंतरिक्ष में पहला सुदूर पराबैंगनी इंटीग्रल फील्ड स्पेक्ट्रोग्राफ होगा तथा इसकी पहुंच लाइमन अल्ट्रावायलेट तक होगी। वायेजर 2। नासा ने वायेजर 2 मिशन से सिग्नल का पता लगाया। यह सौर मंडल के सभी 4 विशाल ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून का नज़दीक से अध्ययन करने वाला एकमात्र अंतरिक्ष यान है। लूसी मिशन। नासा के लूसी मिशन ने पता लगाया है कि क्षुद्र ग्रह डिंकीनेस वास्तव में 2 क्षुद्र ग्रहों की एक बाइनरी प्रणाली है। लूसी मिशन का 2+2 कह रहा हूँ 202+ में प्रक्षेपित किया गया था। यह बृहस्पति की कक्षा में मौजूद ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन है। ट्रोजन लघु पिंड हैं जो प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष हैं। ये पिंड बृहस्पति की कक्षा के साथ 2 अलग अलग उपसमूहों में सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर यानी कि ईल्स। नासा एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर का परीक्षण कर रहा है। यह सांप के आकार वाला भविष्य का एक रोबोट है। ईल्स एक बहुउद्देशीय रोबोट है। यह स्वायत्त रूप से पहले से दुर्गम रहे स्थलों का मानचित्रण तैयार करेगा, उनके भीतर जाएगा और उनका अन्वेषण करेगा। यह अनिश्चित और अज्ञात परिस्थितियों में स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है। यह स्टीरियो कैमरे और लिडार लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग का उपयोग करके अपने आसपास का 3D मानचित्र बना सकता है। स्पेस मिशन। नासा 2024 में प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड एंड ओशन इकोसिस्टम स्पेस मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह मिशन विश्व के वायुमंडल और महासागरों का संयुक्त पर्यवेक्षण करेगा। यह मिशन महासागर और वायुमंडल के बीच कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान की प्रक्रियाओं पर जानकारी एकत्र करेगा।
महासागर की सतह पर प्लैंकटन और वायुमंडल में एरोसोल का अध्ययन करके वैज्ञानिक पृथ्वी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। परिशिष्ट अंतरिक्ष मिशन और संबंधित घटना क्रम। अन्य अंतरिक्ष एजेंसी मिशन यूक्लिड मिशन लॉन्च यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने के यूक्लिड मिशन को लॉन्च किया गया। यूक्लिड का उद्देश्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के ब्रह्मांडीय रहस्यों का अध्ययन करना है। यह अरबों आकाशगंगाओं का पर्यवेक्षण कर ब्रह्मांड का 3D मानचित्र तैयार करेगा। यूक्लिड एक परावर्तक टेलीस्कोप से लैस है। इस टेलीस्कोप में 2 उपकरण हैं, विजिबल वेवलेंथ कैमरा तथा नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर और फोटोमीटर। यह सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 2 की ओर यात्रा करेगा। कैसिनो मिशन लॉन्च। यह नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA तथा इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी ESI का संयुक्त मिशन है। कैसिनो अंतरिक्ष यान ने एन्सेलाडस के उष्ण जल के स्रोतों में फास्फोरस की खोज की है। फास्फोरस को DNA का निर्माण घटक माना जाता है। एन्सेलाडस शनि ग्रह का चंद्रमा है। यह शनि के सभी चंद्रमाओं में सबसे चमकीला है। यह शनि के बड़े और प्रमुख चंद्रमाओं में शनि से दूसरा निकटतम चंद्रमा है। यह एक बर्फीला चंद्रमा है। इसके क्रस्ट के नीचे तरल जल का विशाल महासागर स्थित है। इसे शनि ग्रह के अध्ययन के लिए डिजाइन और लॉन्च किया गया है। साथ ही यह शनि ग्रह के वलयों, रिंग्स और उसके चंद्रमाओं का भी अध्ययन कर रहा है। यह विशेष रूप से शनि के चंद्रमा टाइटन का अध्ययन कर रहा है। सोफिया स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर एस्ट्रोनॉमी इंफ्रारेड लॉन्च। यह नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर का संयुक्त प्रोग्राम है। वैज्ञानिकों ने सोफिया एयरबोर्न वेधशाला के माध्यम से शुक्र ग्रह के वायुमंडल में एटॉमिक ऑक्सीजन का पता लगाया है। सोफिया दुनिया की सबसे बड़ी एयरबोर्न खगोलीय वेधशाला है। यह समताप मंडल में संचालित है। वास्तव में यह 99% अवरक्त किरणों को अवरुद्ध करने वाले पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर संचालित है। इस तरह यह ब्रह्मांड की अवरक्त किरणों का स्पष्ट अवलोकन करने में वैज्ञानिकों की मदद कर सकता है। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च। चीन ने सेनझोउ 16 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। इस यान से 3 अंतरिक्ष यात्रियों, एक सिविलियन सहित को तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाया गया। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन या हेवनली पैलेस चीन का नया और अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन है। इसने पहले चीन ट्रायल के तौर पर 2 अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च कर चुका है, तियांगोंग फर्स्ट और तियांगोंग सेकेंड। तो इस तरह से हमारे जो है साइंस और टेक का जो PT 365 है वो यहाँ पे समाप्त होता है। अब हमें बस इसका रिवीजन करते रहना है।